गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपने जिस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी लगाया हुआ है, जिस तरह से अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, इसी प्रकार सामान्य तौर से आप परीक्षा में जुटे रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। पूरे पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे आप मेहनत करिए। तो कोशिश ये करिए कि जितना आप डेली पढ़ना चाहते हैं उससे कई 2 गुना ज़्यादा आप पढ़ें, जिससे आपका बेहतर भविष्य बने, बेहतर परिणाम बने और आगे चलते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का 5वें नंबर तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि जो बना हुआ है सारणी बनाएंगे और आगे चलेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो दैनिक व्यय रुपयों में पहले हम बना लेंगे सारणी जो दी हुई है। तो लिखा है दैनिक व्यय यानी दैनिक खर्च, इसमें रुपए में लिखा हुआ है, रुपयों में यही हो जाएगा वर्गांतराल, और फिर परिवारों की संख्या, तो यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा बारंबारता, परिवारों की संख्या, इसी को कहेंगे बारंबारता f। तो हम बना लेंगे ऐसे, और जो हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की वही लिखेंगे, आगे बनाएंगे। कोशिश हम करेंगे यदि मान बड़ा होगा तो कल्पित माध्य विधि से करेंगे, यदि माप बड़ी होती है तो कल्पित माध्य विधि से करते हैं, यदि माप बड़ी नहीं होंगी तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मान क्या है। यह है 100 से 150, 100 से 150, तो मान तो बड़े ही दिख रहे हैं। 150 से 200, 200 से 250, और 250 से 300, और 300 से 350 तक, 300 से 350 हो जाएंगे। अब हम बारंबारताएं लिख लेंगे। यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 12 होगी, यहाँ पे 12 नहीं 5 होगी, तो अब इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी, और यहाँ दोनों जगह 2 हो जाएगी। अब आगे हमको क्या चाहिए, अब आगे हमको चाहिए, मैं बुक रख देता हूँ। बुक रखने के साथ साथ हम अब कल्पित माध्य से करेंगे, कल्पित माध्य से करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी क्या होता है, डी होता है, सॉरी पहले डी नहीं, पहले एक्स चाहिए हमको, एक्स चाहिए तभी तो हम निकालेंगे। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं, वर्ग माध्य। क्या निकालेंगे, वर्ग माध्य कहेंगे इसी को, वर्ग माध्य इसी को f कहेंगे। तो ये हो जाएगा इतना, और वर्ग माध्य हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य में होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 150 में 100 जोड़ देंगे, तो 150 में 100 जोड़ देंगे तो 250, 250 का आधा कितना होगा, 125, तो 125 हो जाएगा। फिर 50 का वर्गांतराल है तो 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। 175 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, 3 3 650 हो जाता है। 650 का आधा 325,
तो इस तरह से अब डी निकालेंगे तो डी होता है कितना x माइनस ए यानी कल्पित माध्य। तो इसमें क्या हो जाएगा डी के जगह पर कल्पित माध्य क्या जो मध्य में हो 1 2 3 4 5 तो तीसरा नंबर हो जाएगा कितना ए। इसी को कहेंगे कल्पित माध्य यानी हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे इसका फिर फार्मूले में लगा के करेंगे तो डी की वैल्यू निकलेगी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा अब डी ये है x क्या है 125 125 में 225 घटाएंगे 125 में 225 घटाएंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। फिर क्या है 175 में 225 घटाएंगे तो 75 और 25 200 और ये 50 हो जाएगा तो माइनस का 50। यहाँ देख लेंगे ये क्या हो जाएगा 5 5 0 और ये 12 में 7 निकल के 5 ये हो गया 2 ठीक है। अब 225 में 225 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 225 में 275 घटाएंगे तो 275 में 225 घटाएंगे तो प्लस का 50 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 225 में 275 तो 75 में 25 तो 75 में 25 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। अब 325 में 225 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या आ गया डी आ गया। अब u निकालेंगे u तो u होता है कितना d अपान h होता है h मतलब क्या होगा h मतलब होगा वर्गांतराल। तो वर्गांतराल क्या है हम यहाँ इसको बनाए ले रहे हैं। वर्गांतराल क्या है वर्गांतराल हमारा 50 का है h की वैल्यू 50 तो u इक्वल टू हो जाएगा d अपान 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका। जैसे ही हम लोग करते चलते हैं यही सब प्रोसेस पहले ही बता चुके हैं कि प्रोसेस सेम रहेगी आपको करना भर है। प्रोसेस सेम रहेगी आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते रहिए। फिर ये क्या हो जाएगा d अपान 50 हो जाएगा तो 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो माइनस 50 दूनी माइनस 2 हो जाएगा 50 एक का माइनस 1 हो जाएगा और 50 का भाग लगाएं चाहे किसी का भी भाग लगाएं 0 का 0 ही रहेगा। 50 में 1 हो जाएगा 50 में क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे एफ यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ और यू यहाँ ये हो गया। तो एफ और यू निकालेंगे तो एफ और यू का गुणा करेंगे। हमारे पास एफ और यू कहाँ है आप सब देख लें और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे है ना। चलिए देख लेते हैं एफ हमारा यहाँ है तो 4 में 2 का गुणा होगा तो -8 ये हो जाएगा। 5 में 1 का गुणा होगा तो -5 और 12 में 0 का गुणा होगा तो 0 फिर 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 फिर 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से इतना आ जाएगा। और हम क्या करेंगे हमको क्या चाहिए समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि x बार है समांतर माध्य चाहिए तो क्या होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ और क्या गुणा h होता है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो कल्पित माध्य क्या है कल्पित माध्य a की वैल्यू हमारे पास कितनी है a की वैल्यू है 225 और क्या चाहिए वर्गांतराल क्या है वर्गांतराल का मान क्या है वर्गांतराल का h का मान कितना है 50 है तो ये 50 हो जाएगा। अब हमें सिग्मा f की वैल्यू चाहिए सिग्मा f की और सिग्मा एफ यू की। तो सिग्मा एफ की वैल्यू 4 5 9 हो जाएगा 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा 21 2 23 2 25 यानी सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। और आगे क्या करेंगे सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि जगह इतनी पर्याप्त नहीं है नहीं अंदर ही लिख लेते। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ये ठीक है इधर का। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा 13 माइनस का
और 4 2 6 प्लस का, तो 6 में 7 जोड़ते हैं तो 13 होता है, तो क्या आएगा 13 में 6 घटा देंगे 7 आ जाएगा, तो -7 हमारे पास सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ जाएगी। आप एक सेकंड चेक कर लें और इसी में हम चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू है हम समांतर माध्य पे रख देंगे। जो समांतर माध्य पे वैल्यू हमारे पास है उसको हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा कितना 225 है, और प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा एफ यू का मान है -7, और सिग्मा एफ की वैल्यू है 25, और क्या है एच की वैल्यू है 50 है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रहेगा। जब ब्रैकेट में रहेगा तो ये अगला मान क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स वार इक्वल टू 225 ही हो जाएगा, और 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 का 2 बार 14 हो जाएगा, प्लस का माइनस का गुणा होगा तो माइनस यानी 14 यहाँ, तो 14 क्या हो जाएगा एक्स बार 200 का 200 रहा आएगा, लेकिन 25 में 14 घट जाएगा तो 11 बच जाएगा। यही हमारा क्या होगा समांतर माध्य व्यय खर्च हो जाएगा। प्रति व्यक्ति समांतर माध्य व्यय खर्च हमारा ही हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कह सकेंगे कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय खर्च 211 रुपए है। तो हम लिख दे अर्थात क्या होगा, अर्थात भोजन पर हुआ माध्य व्यय 200 ये लिखा गया, 2 को मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 211 रुपए है। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चले, करते चले, और आप भी बेहतर ढंग से पढ़ते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है वही हम सारणी बना लेते हैं और सारणी के अनुसार करते हैं। तो 7 में लिखा हुआ है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए SO2 की सांद्रता है, SO2 की सांद्रता हो गई, फिर क्या है बारंबारता हो गई, ये बारंबारता, इसी को F कहते हैं। तो हम लोग मान निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे इसी से, तो ये हो जाएगा कितना, ये थोड़ा सीधा बनाना है, ये हो जाएगा, और इसको भी सीधा कर लेते हैं, ये तो क्या हो जाएगा। आगे हम क्या कर लें, ये हो जाएगा। यदि हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट मेथड से आप करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर लें, क्योंकि मान बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं है। तो ये 0.00 से ये है 0.04 तक, 0.04 तक है। फिर 0.04 से 0.08 तक है, और ये 0.08 से 0.012 है, और 0.12 से 0.12 से और 0.14 है, 0.12 से 1.6 है, 0.12 से 1.6 है। फिर क्या है 0.16 से 0.20 है, और 0.20 से 0.24 है,
इस तरह से इतना है। अब बारंबारता क्या है, 4 है, 2 बार 9 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है। यदि हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड ज़्यादा उचित है, या फिर कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि उचित है, तो आप कर सकते हैं। अब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से एक बार कर देते हैं। यदि प्रत्यक्ष विधि से आपको ज़्यादा कठिन लगे तो आप क्या करेंगे, आप कल्पित माध्य विधि से ही कर लेंगे, या फिर पग विचलन विधि कहते सेम है। तो अब क्या करेंगे, इसमें x निकालेंगे, वर्ग माध्य। तो क्या करें, वर्ग माध्य निकाल लेते हैं। वर्ग माध्य को कहते हैं x। ये हो जाएगा। तो क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 0.04 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.02 आ जाएगा ये। फिर क्या होगा, 8 और 4 12, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.04 है, 0.08, तो 0. क्या हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये वर्ग चिन्ह क्या होगा, 8 4 12 होगा, तो 0.06 हो जाएगा, है ना। तो आप देखते रहें और करते भी रहें। 0.06 हो जाएगा। अभी 12 8 20 हो जाता है, तो 0.06 है, ये 0.0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0.10। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 4 जोड़ते चले, 4 का तो अंतर है, तो क्या करेंगे इसका, और 16 12 28 होता है, तो 0. कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, और ये 0.18 हो जाएगा, और ये 0.22 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वर्ग चिन्ह आ गया। अब हम चाहें तो f और x निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य x बार होता है, सिग्मा fx अपान कितना, सिग्मा f होता है। तो fx निकालते हैं अभी, सिग्मा fx निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, f और x का गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, तो 0.08 हो जाएगा। 9 छक्का 54, तो 0.54 हो जाएगा। 10 नहीं है 90, तो 0.90 हो जाएगा। ये 14 दूनी 28, तो 0. कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 18 चौको 72, तो 0.72 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो 0.44 हो जाएगा। यदि हम सिग्मा fx की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा f की वैल्यू हो जाएगी कितनी। अब हम यहाँ देख लेते हैं, 4 9 13 कितना होता है, 13 10 23 यानी 22 22 2 24 24 4 28 2 30, यानी सिग्मा f की वैल्यू 30 हो गई हमारे पास। और क्या करेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 4 12 8 20 2 22 4 26 हो जाएगा। सिग्मा fx निकाल रहे हैं, तो 26 की 6 2 हासिल आ जाएंगे, तो 5 2 7 7 9 16 2 18 7 25 4 25 4 29 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 2 हासिल, तो यहाँ तो 0 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 2.96 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में जैसे ही रखते हैं समांतर माध्य x बार, तो सिग्मा fx की वैल्यू है हमारे पास 2.96 हो जाएगी, और सिग्मा f की वैल्यू है 30। तो अब इसका दशमलव यदि हटाएंगे, इसका दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 296 अब बटे 30, और गुणा क्या हो जाएगा, दशमलव के नीचे 1 करेंगे और 100 का गुणा कर लेंगे, x बार ये कर लेंगे, तो 296 बटे कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब यदि हम भाग लगाते हैं तो 0 करना पड़ेगा। यदि भाग आप लगा ले, 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, और छोटा करके भाग लगा लीजिए, है ना। हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भाग लगाएंगे, दशमलव कर लेंगे,
फिर भाग नहीं जाएगा तो शून्य उतार लेंगे, फिर शून्य उतार लेंगे तो 9 बार जाएगा, 3 9 27, यानी ये हो जाएगा ज्यादा, 2 शून्य उतारेंगे तो 29,600 हो जाएगा, 3 9 27 और बचेगा 200, यानी 27,000 हो जाएगा। तो 2,000 बच जाएगा, 2,600 बच जाएगा। तो फिर उतारेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो 26,000 हो जाएगा। तो 3 अठे 24, और ये इस तरह से इतना होता जाएगा, आगे चलता जाएगा। फिर आगे क्या कर लेंगे, एक्स बार है तो क्या हो जाएगा 0.09 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे 0.9 है। अब ये 6 5 से ज्यादा है तो यहाँ जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और हम बुक में देख लेते हैं हमें क्या कह रहा था। तो कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य, तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य कितना है, माध्य 0.099 है, 0.099 है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, कहता है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो भी है उसका हम चित्र बनाते हैं। तो दिनों की संख्या क्या है, टेबल दिया है दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या निकाल लेंगे, दिया हुआ है। फिर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, इसी को क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। विद्यार्थियों की संख्या को F कहेंगे। तो हम बना लेते हैं और आगे चलते हैं। जो हमारा वर्गांतराल है इसको भी छोटे मान होंगे तो प्रत्यक्ष विधि से कर लेंगे। तो क्या है 0 से 6, 6 से 10, ये मान छोटे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं। 10 से 14 है, 14 से 18 है, 18 से है 22, और सॉरी 10 से 14, 14 से 20 है, सॉरी 14 से 20 है, 6 का अंतर है, सॉरी 0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20। ये थोड़ी हमारे हिसाब से वर्गांतराल जो है थोड़ी सी गलत दिख रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। वर्गांतराल जो हमारे पास है तो बराबर बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख। इसका वर्गांतर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यानी जो हमारा इकट्ठा H, जैसे मान लीजिए वर्गांतराल एक सेम रहता था तो वर्गांतराल सेम नहीं है, इसको अलग अलग देख के करना पड़ेगा। तो 0 से 6 हो गया, 6 से 10 हो गया, फिर 10 से 14 हो गया, फिर 14 से 20 चाहिए, तो ये 14 से 20 हो गया, 14 से 20 हो गया, 20 से 28 हो जाएगा, तो 20 से 28, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 से 28 हो जाएगा, और फिर 20 से 28, 28 से 38 हो जाएगा, 28 से 38 हो जाएगा, फिर 38 से 40 चाहिए, तो 38 से ये 40 हो गया। इस तरह का इसका वर्गांतराल जो हमारा वर्गांतराल होता है तो सेम नहीं है, इसको हर बार हमें जोड़ करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, और यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यहाँ पर भी है 4, और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। तो हम जोड़ जोड़ करके इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का आधा कितना हो जाएगा, वर्ग माध्य निकाल लेते हैं। वर्ग माध्य कहते हैं या वर्ग चिन्ह कहते हैं, दोनों एक ही है। वर्ग माध्य निकालेंगे, x कहते हैं इसको। तो वर्ग माध्य निकालेंगे और हम देखेंगे। तो 6 में आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 और 10 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा।
16 में 10 का भाग लगाएंगे, 10 से 16, 16 में 4 का 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। 10 से 16 8 हो जाएगा, 14 10 24 यानी 12 हो जाएगा, और 20 10 3 4 34 यानी 17 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, 28 20 20 20 40 8 48 यानी 24 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, 30 20 50 10 60 6 66 हो जाएगा, 33 इसका 33 हो जाएगा, और 30 40 70 70 8 78 78 का आधा कितना हो जाएगा, 78 का आधा हो जाएगा 3 2 तिहाई 6 2 9 18 39 दूनी 78 होता है, 2 9 18 2 3 6 7। तो इस तरह से वर्गमाध्य हो जाएगा। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, समांतर माध्य का फार्मूला x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो हम क्या कर लेंगे, आगे इसी का मान रखेंगे, सिग्मा एफ होता है तो इसी का हम क्या रखेंगे, मान रख लेंगे। तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। आप एक बार और चेक कर लें, वर्ग चिन्ह सही है या नहीं, एक बार और चेक कर लें अपने से भी। तो वर्ग चिन्ह यदि सही होगा तभी हमारा डायरेक्ट विधि से आएगा। तो यहाँ एफ और एक्स का गुणा करेंगे, 11 में 3 का गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, 10 में 8 का तो 80 हो जाएगा, और 12 में 7 का तो 84 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा यहाँ, और 24 में 4 का तो 4 चौक 16 यानी 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 तिहाई 99 होता है, ये हो जाएगा। और 39 में 1 का गुणा करेंगे तो 39 ही हो जाएगा। अब हम इसको प्लस करेंगे, तो मान हम निकालेंगे यहाँ और रखेंगे। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, देख लेते हैं। सिग्मा एफ हमारा कितना है, 11 में 10 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 4 32 4 36 3 39 1 40 है, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ, वैसे भी हमारे क्वेश्चन में जितना टोटल दिया रहता है तो ये हमारे क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स देखते हैं कितना आता है। तो सिग्मा एफ और एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 3 4 7 7 8 15 15 5 20 21 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 30 9 39 39, ये हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 3 3 3 6 8 14 14 6 20 8 28 28 10 38 यानी 37 37 10 47 यानी 46 46, और क्या हो जाएगा 3 46 में 3 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 46 3 49 6 7 8 46 47 48 49, तो 499 आ गया। अब आप जोड़ लें, एक बार फिर से जोड़ लें। डायरेक्ट विधि से इसलिए कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मान थोड़े से छोटे हैं, तो हम डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 499। अब हम यही मान रख लेंगे। तो समांतर माध्य एक्स बार क्या हो जाएगा, 499, और सिग्मा एफ की वैल्यू है 40। 40 का भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 एकम 40 हो जाएगा यहाँ, और ये 9 बच जाएगा तो 99, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 80 19 बच जाएगा तो 0 उतार लेंगे तो 190 हो जाएगा। तो 40 4 चौक 16 4 5 20, तो हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 160, 40 चौको 160 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 160 में 30 बच गया, तो 30 में 0 उतारेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 4 7 28 4 8 32 320 4 7 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना कर लेंगे, 28 और 2 20 बचेगा 200, तो 40 4 चौको 16 40 पंचे 200 हो जाएगा, 40 पंचे 200, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 40 पंचे 200 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा,
हम क्या कह सकते हैं, एक्स बार हमारा कितना 12.48 कर सकते हैं, क्योंकि 5 है ये। तो इस तरह से क्या बोला था क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या लिखने को कहा है। तो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य, तो विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य अर्थात विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य बराबर कितना हो जाएगा, का माध्य 12.48। आंसर यही हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम 8 नंबर को कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं और इसको भी करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक भेजें और कमेंट करें, एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए देखते हैं अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। हम एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं जिससे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते चले। तो कहता है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर क्या है, प्रतिशत में है, यहां निकालेंगे साक्षरता दर किसमें, प्रतिशत में, ये हो जाएगा। फिर है नगरों की संख्या, तो ये हो जाएगी नगरों की संख्या, इसी को कहते हैं बारंबारता एफ। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे बना लेंगे और क्या जो चीजें जरूरी हैं वही हम लिख लेंगे। पहले तो हम इसकी वर्गांतर लिख लेते हैं। 45 से 55 है, 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 65 से 75, 75 से 85 होगा और 85 से 95 होगा। तो 85 से 95 तक लिखा हुआ है। अब आगे इसमें क्या है, यहाँ 3 है, ये 10 है नगरों की संख्या, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी। तो इस तरह से अब हम आगे क्या निकाल लें, आगे हम निकाल लेंगे, थोड़ी यहाँ पे इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, साक्षरता जो लिख दिए हैं तो ढंग से लिख देते हैं इसको, ये है। तो हम क्या कर लेंगे, एफ हमारे पास है तो एक्स निकाल लेंगे। तो 45 और 55 कितना हो जाएगा, 5 5 10 शून्य हो जाएंगे और 4 5 9 10 यानी 100 हो जाएगा। तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह क्या कर लेंगे, वर्ग चिन्ह कहें चाहे वर्ग माध्य कहें एक ही बात है, इसको एक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 45 55 100, 100 का आधा 50। अब यहाँ 45 10 10 10 का अंतर है तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ 90 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर ले। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। तो यहाँ लिख दें प्रत्यक्ष विधि से, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार, तो हो जाएगा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो हमें एफ और एक्स की वैल्यू अब चाहिए, तो एफ एक्स हमारे पास है। एक बार चेक कर लें आप, वर्ग चिन्ह क्या है आप चेक कर सकते हैं। यदि वर्ग चिन्ह सही नहीं होंगे तो हमारे पास आंसर फिर फाल्स होने लगेंगे, इसलिए वर्ग चिन्ह तो दोनों विधियों में निकालना है, तीनों में, पग विचलन विधि चाहे हो चाहे फिर कल्पित माध्य विधि हो, बात एक ही है, पर पग विचलन विधि में डी तक निकालते हैं, पग विचलन विधि कल्पित माध्य विधि में डी तक निकालते हैं। हम कल्पित माध्य विधि को ही हम पग विचलन विधि को मान करके चले हैं। पग विचलन विधि में यू तक निकालते हैं, यानी एफ यू हमें चाहिए होता है, और कल्पित माध्य विधि में एफ डी तक निकालते हैं, डी चाहिए, दोनों विधि में हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब एफ एक्स निकालेंगे, एफ और एक्स का गुणा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ और एक्स का गुणा निकालेंगे तो
3 पचे 15 होता है यानी 150 हो जाएगा। ये 6 दाम 60 हो जाएगा यानी 6 कम 6 यानी 600 हो जाएगा। ये सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना था 600 हो जाएगा। फिर क्या 7 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 सत्ते 77 यानी 770 हो जाएगा। 8 टाइम 64 यानी 640 हो जाएगा। 9 तारीख 27 यानी 270 हो जाएगा। हम सीधा इसको प्लस कर लेंगे, ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है। सिग्मा एफ की वैल्यू आप चाहे जोड़ लें, आप इसको जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में 35 दिया हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ जगह कम पड़ेगी इसलिए इसको मिटा रहे हैं, सिग्मा लिख लेते हैं, एफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा, एक बार तो एक डिजिट पे हम लिखेंगे 0 फर्स्ट में, फिर ये 5 7 12 4 16 और 16 7 22 23 16 7 23 हो जाएगा। ये होगा 5 7 12 4 16 16 4 20 3 23, ठीक है। 2 हासिल आ गया, 2 1 3 3 6 9 9 7 16 16 अच्छा 23 2 25 2530 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25, इसका प्लस में कर लेंगे तो 2530 आ जाएगा। तो आप क्या करें, एक बार और चेक कर लें, एक बार और चेक कर लें जिससे हमारा क्वेश्चन फाल्स ना हो। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हम फिर से एक बार प्लस चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये 5 7 12 12 4 16 7 23 हो जाएगा। 2 बच जाएगा, 2 1 3 6 9 7 16 22 22 2 24 यानी 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसलिए हम बार बार चेक कर लेते हैं जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो अब आगे क्या करेंगे, एक्स बार ये हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2430 और हम क्या करेंगे 35 का भाग लगाएंगे। तो हम क्या कर लें, एक बार 5 से इसको काट देते हैं। तो 5 7 35 ये हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा ये, और 4 बच जाएगा 43 हो जाएगा। तो 5 8 40 हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो 5 6 30 हो जाएगा। 486 हमारे पास ये 486 हो जाएगा और बटे में 7, तो 7 छांग 42 हमारे पास हो जाएगा। इसका एक्स बार 7 छांग 42 हो जाएगा। 42 में 6 जोड़ते हैं तब 48 आता है, तो 66 हो जाएगा। 7 8 56 7 नहीं 63 हो जाएगा। 3 बच जाएगा, अब दशमलव करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28 होगा। 2 बच जाएगा, अब दशमलव करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस तरह से 6 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 फिर 6 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 7 8 56 इस तरह से चलता जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स बार, इसको हम ये तीसरा अंक 8 5 से ज्यादा है तो इसको बगल वाले में हम जोड़ सकते हैं एक, तो 6 9 69.43 भी लिख सकते हैं। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो दिया था हमारे उसमें कि माध्य साक्षरता दर क्या होगी, तो माध्य साक्षरता दर क्या हो जाएगी 49.6943, अर्थात माध्य साक्षरता दर क्या हो जाएगी 69 इसको हटा देते हैं आंसर को, 69 क्या हो जाएगा 43%। प्रतिशत में है तो प्रतिशत यहाँ भी लगेगा। इस तरह से हमारा यह एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य किया करें, एक शेयर किया करें और कमेंट में अवश्य बोलें कि हमें क्या करना है। कमेंट में बताएं और बताते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब लाइक यदि लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि चलिए हमारी मेहनत अच्छी चल रही है, और ये भी मानते हैं कि आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी भी बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, और हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।